मध्य प्रदेश की धूल उड़ाती चंबल घाटी, जहां रौब, बंदूक और डकैतों की परछाइयां हमेशा मंडराती रहती थीं। ठीक वहीं एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था मुझे जीने दो। फिल्म के स्टार सुनील दत्त उस दिन अपने छोटे से बेटे संजय को सेट पर घुमाने ले आए थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक हवा जैसे थम गई, क्योंकि सामने आ खड़ा हुआ था कुख्यात डाकू रूपा। रूपा ने हंसते हुए संजय को गोद में उठा लिया और सुनील दत्त को घूर कर बोला, अगर इसे मैं उठा ले जाऊं तो कितना दोगे? सुनील दत्त के होश उड़ गए। पल भर में जान पर बन आई, मगर उन्होंने अपने डर को निगलते हुए हल्के से अंदाज में हंसे और बड़े नफीस अंदाज में बेटे को उसकी गोद से वापस ले लिया। उस दिन की शूटिंग वहीं रुक गई और अगले ही सुबह बिना एक सेकंड घुमाए सुनील दत्त ने नरगिस और संजय दोनों को सीधे बॉम्बे रवाना कर दिया। यूं कहें कि संजय दत्त की किस्मत उसी दिन मौत के करीब से वापस लौट आई थी। दिन था 29 जुलाई 1959। इस दिन दुनिया में आया एक बच्चा, जिसे आगे चलकर सब संजय दत्त कहने वाले थे। पिता सुनील दत्त, जिनका असली नाम था बलराज दत्त, और मां नरगिस, जो एक मुस्लिम परिवार से थीं। उनका जन्म का नाम था फातिमा राशिद। बचपन में संजय को खिलौनों वाली बंदूकें सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन एक दिन खेलते खेलते उनके हाथ सुनील दत्त की असली लाइसेंसी रिवॉल्वर लग गई और एक झटके में घर की नौकरानी को गोली लग गई। किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, लेकिन दत्त परिवार ने इलाज करवाया और मामला दबा दिया। सुनील दत्त के पाली हिल वाले घर में फिल्म वालों की भीड़ लगी रहती थी। वो लोग अक्सर सिगरेट पीकर नीचे बगीचे में फेंक देते और यही फेंकी हुई सिगरेट 10 साल के संजय की स्मोकिंग की आदत की शुरुआत बन गई थी। एक दिन सुनील दत्त ने देखा बगीचे से धुआं उठ रहा है। वो नीचे पहुंचे तो संजय लेटे लेटे सिगरेट फूंक रहे थे। यहीं से सुनील दत्त की चिंता और बढ़ गई। उनकी करीबी खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर संजय का एडमिशन उन्होंने हिमाचल के प्रसिद्ध लॉरेंस स्कूल सनावर में करा दिया। लेकिन बदमाशी वहां भी कम नहीं हुई। स्कूल के दिनों में संजय के लिए सिगरेट, शराब रोजमर्रा का हिस्सा बन गई। वो स्कूल से भागकर कसौली के पास जबली गांव पहुंच जाते और 2 रुपये हफ्ते के जेब खर्च से देसी ठर्रा उठा लाते। धीरे धीरे स्कूल में उनकी पहचान एक बिगड़ैल लड़के की बन गई थी। एक दिन एक टीचर ने उन्हें इतना मारा कि उनकी हालत गंभीर हो गई। तकलीफ इतनी बढ़ी कि उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब आया साल 1977। उम्र थी 18 साल। संजय दत्त स्कूल से पास आउट तो हो गए, लेकिन उनका पढ़ाई से मन हमेशा दूर रहा। उन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला तो मिला, मगर उनका दिल रातों की जिंदगी में खो चुका था। ओबेरॉय होटल के नाइट क्लब, रॉक कंसर्ट और फिल्में देखना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। कॉलेज में कदम रखते ही संजय दत्त ऐसी गलियों में भटकने लगे जहां से लौटना आसान नहीं था। उस दौर में मुंबई की हवा में ही जैसे नशे का फैशन घुला हुआ था। लोगों को ये समझ ही नहीं थी कि कुछ कश, कुछ पफ और कुछ पाउडर उनकी जिंदगी को किस अंधेरी राह पर धकेल सकता है। शुरुआत संजय ने चलो देखता हूँ कैसा लगता है वाली सोच के साथ गांजे से की थी, लेकिन ये बस दरवाजा था। अंदर जाते ही वो कोकीन, हेरोइन, LSD और एसिड तक पहुंच गए। कहते हैं जितनी किस्म की ड्रग्स उस वक्त भारत में मिलती थी, संजय ने सब ट्राई कर ली थी। इधर नरगिस को बेटे में बदलाव साफ दिखने लगा। कमरे से उठती अगरबत्ती जैसी खुशबू, जो असल में गांजे का धुआं था। कमरे में घंटों बंद रहने की आदत, सामान में मिलने वाले पाउडर के पैकेट और हर दूसरे दिन किसी न किसी से झगड़ा। नरगिस ये राज अपने तक ही रखती रही। उन्हें लगता था बस फिल्मों में आने की देर है, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो अपने बेटे को किसी भी तरह इस दलदल से निकालना चाहती थी। उधर सुनील दत्त ने तय किया कि अब संजय का लॉन्च भव्य होगा। 1 करोड़ की लागत से रॉकी फिल्म बनाने का प्लान तैयार हुआ, जिसे सुनील दत्त खुद डायरेक्ट कर रहे थे। तारीख 1 जनवरी 1980। महबूब स्टूडियो में रॉकी का काम शुरू हुआ, लेकिन संजय के कदम अब भी नशे की उसी अंधेरी गुफा में फंसे हुए थे। एक दिन संजय ने LSD लिया हुआ था। ठीक उसी समय सुनील दत्त ने उन्हें ऑफिस में बुला लिया। नशे के असर में संजय को लगा जैसे उनके पिता रियल में धीरे धीरे मोम की तरफ पिघल रहे हैं। उन्हें बचाने की कोशिश में वो उन पर ही कूद पड़े। सुनील दत्त कुछ समझ पाते, इससे पहले पूरा कमरा अफरा तफरी में बदल चुका था। रॉकी की शूटिंग के दौरान ही संजय का अपनी को स्टार टीना मुनीम से रिश्ता शुरू हो गया, लेकिन नरगिस के लिए यह रिश्ता किसी खतरे की घंटी जैसा था। उन्हें यह पसंद नहीं आया। इन्हीं दिनों एक और बड़ा झटका लगा। नरगिस को अचानक पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है। अगले ही कुछ दिनों में उन्हें तुरंत न्यूयॉर्क के एक स्पेशलाइज्ड कैंसर सेंटर ले जाया गया और संजय की जिंदगी एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां से सब बदलने वाला था। न्यूयॉर्क के अस्पताल में एक ऑपरेशन के बाद अचानक नरगिस की तबीयत ऐसी गिरने लगी कि डॉक्टर भी घबरा गए। कुछ ही घंटों में वे गहरी कोमा में चली गईं। डॉक्टरों ने परिवार को साफ बता दिया, उम्मीद बहुत कम है। लेकिन इस कड़वे दौर में भी संजय ड्रग्स के चंगुल से बाहर नहीं आ पाए। इतना कि वो अपने जूतों में हेरोइन छिपाकर
अमेरिका तक ले गए। कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। नरगिस धीमे धीमे कोमा से बाहर आने लगी। होश खुलते ही उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, संजू कहाँ है? संजय को फौरन बुलाया गया। माँ को होश में देखकर वो बच्चे की तरह रो पड़े। सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। नरगिस अब सिर्फ एक ही बात चाहती थी, भारत लौटना और अपने बेटे की पहली फिल्म रॉकी बड़े पर्दे पर देखना। मार्च 1981 में वे मुंबई पहुंची, पर वापसी के कुछ दिनों बाद ही उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रॉकी की रिलीज डेट 8 मई तय की गई थी। ये वही तारीख थी जो नरगिस ने खुद चुनी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 3 मई 1981 को रॉकी रिलीज से 5 दिन पहले नरगिस हमेशा के लिए चली गई। इस सदमे ने संजय को भीतर से तोड़ दिया, यहाँ तक कि वो रो भी नहीं पाए। 8 मई को उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक रॉकी का प्रीमियर रखा गया। फिल्म शुरू होने से पहले दत्त परिवार नरगिस की कब्र पर गया। सिनेमा हॉल में उनकी सीट E15 खाली छोड़ी गई। पूरी फिल्म के दौरान सुनील दत्त और संजय उसी खाली सीट को देखते रहे। फिल्म खत्म होते ही हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन संजय के दिल में सन्नाटा था। जिस एक शख्स की तारीफ उनके लिए सब कुछ थी, वो तो पर्दा उठने से पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। मां की मौत ने संजय को और गहरे नशे में धकेल दिया। सुनील दत्त भी इस दुख से टूट चुके थे। उधर रॉकी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। संजय की एक्टिंग लोगों को प्रभावित न कर सकी। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ 2 लोग उनके साथ खड़े रहे, कुमार गौरव और टीना मुनीम। कुमार गौरव उस समय संजय की बहन नम्रता को डेट कर रहे थे। वर्ष 1982 और 1983 में संजय की 2 फिल्में आई, विधाता और मैं आवारा हूँ, और दोनों फिल्में हिट रहीं। विधाता तो साल की सबसे बड़ी सफल फिल्म बनी, लेकिन संजय की हालत बेकाबू होती जा रही थी। सेट पर बेहोश होना, नशे में लड़खड़ाना, ये खबरें अब आम बात बन चुकी थीं। प्रोड्यूसर परेशान हो गए थे और खुद सुनील दत्त ने सभी निर्माताओं को संजय की हालत के बारे में पहले ही चेतावनी देना शुरू कर दिया था। बाप बेटे के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। इस बीच सुनील दत्त ने इलाज की कोशिशें तेज कर दी। मुंबई के एक क्लिनिक में संजय को इलेक्ट्रोड थेरेपी दी गई। दर्दनाक इलाज, लेकिन बेअसर। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी उन्हें हेलोसिनेशन होने लगे। एक बार संजय को अपनी बहन प्रिया की जगह एक गोरखा दिखाई देने लगा। वो चिल्लाने लगे, ए गोरखा! डर के मारे प्रिया ने गोरखा बनने का नाटक किया। उन्होंने पूछा, जी साहब क्या चाहिए? संजय बोले, मेरे लिए चरस लाओ। प्रिया ने कहा, चरस नहीं है, बीड़ी चाहिए तो दे दूं? तो ऐसी हालत हो गई थी संजय दत्त की। 1982 में सुनील दत्त संजय और टीना को लेकर जर्मनी इलाज के लिए गए, लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। इन्हीं दिनों खबरें उड़ने लगीं कि टीना और राजेश खन्ना की नजदीकियां बढ़ रही हैं। ये सुनते ही संजय अंदर तक टूट गए और टीना से रिश्ता वहीं खत्म हो गया। गुस्से और दर्द में एक दिन वो महबूब स्टूडियो पहुंच गए, जहां राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे थे। संजय बस उन्हें घूरते रहे, लेकिन राजेश खन्ना शांत रहे और मामला हाथापाई तक नहीं पहुंचा। 22 मई 1982 की रात थी। संजय का दिल टूटा हुआ था, नशा सिर पर चढ़ा था और संजय ने घर में रखी अपनी राइफल से हवा में फायरिंग कर दी। खिड़कियां, कार के शीशे सब चकनाचूर हो गए। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उस समय संजय चीख रहे थे, मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ। पुलिस पहुंची, लेकिन संजय अपने एक दोस्त के साथ वहां से निकल गए। अगले दिन उन्होंने खुद थाने जाकर सरेंडर किया। लापरवाही से हथियार चलाने का मुकदमा दर्ज हुआ और 500 रुपए की जमानत पर रिहाई भी हो गई। उस वक्त सुनील दत्त और उनकी बहनें अमेरिका में थीं। मीडिया के सामने संजय ने बयान दिया कि मैं बंदूक साफ कर रहा था और गोली गलती से चल गई। एक दिन संजय ने इतनी मात्रा में हीरोइन ले ली कि 2 दिन तक बेहोशी की हालत में पड़े रहने के बाद जब उनकी आंख खुली, उठने पर उन्हें लगा जैसे उनका पूरा शरीर टूट चुका हो। आईने में खुद को देखा, लाल सूजी आंखें, चेहरा थका हुआ और भीतर से एक अजीब डर। उस पल उन्हें पहली बार लगा कि अगर अब मैं नहीं रुका तो मैं खत्म हो जाऊंगा। कांपते कदमों से वो सुनील दत्त के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, डैड मुझे आपकी मदद चाहिए। जनवरी 1984 में सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। मियामी के एक अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने पूछा कि वह कौन कौन सी ड्रग्स लेते हैं। इस पर संजय ने हंसते हुए कहा, यार ये तो पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। डॉक्टर हैरान थे कि इतनी ड्रग्स लेकर भी ये आदमी जिंदा कैसे है। डिटॉक्स के 1 महीने बाद संजय को लगा कि अब सब ठीक है, पर डॉक्टरों की राय अलग थी। उन्हें मिसिसिपी के एक लॉन्ग टर्म रिहैब सेंटर भेजा गया। यहाँ संजय 30 और मरीजों के साथ रहते, अपने बर्तन कपड़े खुद धोते, खाना बनाते और जिंदगी की बेसिक चीजें दोबारा सीखते। धीरे धीरे उन्हें वहाँ की जिंदगी अच्छी लगने लगी। दोस्त बने, रूटीन बना और सबसे बढ़कर बिना नशे के जिए जाने वाले जीवन की मिठास महसूस होने लगी। हर हफ्ते सुनील दत्त फोन करते, पर एक दिन उन्हें शक हुआ कि संजय
संजय शायद फिर शराब की तरफ लौट रहे हैं। निराश होकर वो भारत लौट आए। कुछ दिन बाद उन्होंने संजय को नरगिस की वह रिकॉर्डेड टेप भिजवाई जिनमें वो बेटे से बात करती थी, उसे समझाती थी, प्यार जताती थी। माँ की आवाज सुनकर संजय फूट फूट कर रो पड़े। उन्हीं टेप्स ने उन्हें फैसला लेने पर मजबूर करवाया और वे बोले कि अब जिंदगी भर मैं ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब मैं हाई ऑन लाइफ रहूंगा, हाई ऑन वर्क, हाई ऑन फैमिली, ड्रग्स पर कभी नहीं। सितंबर 1984 में संजय मुंबई लौटे। लौटते ही उनका पुराना ड्रग डीलर घर आ धमका और बोला कि नया माल आया है, लेना है। ये संजय की असली परीक्षा थी और इस बार उन्होंने दरवाजा बंद किया हमेशा के लिए। ये उनकी पहली जीत थी। अगले 8 महीनों तक उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला। वे अपना समय बांद्रा के सी रॉक होटल में स्क्वैश खेलकर बिताते रहे। फिर एक दिन प्रोड्यूसर पप्पू वर्मा मिले और एक्शन फिल्म जान की बाजी उन्हें ऑफर कर दी। पहले दिन सेट पर संजय नर्वस थे, लेकिन पहला शॉट खत्म होते ही पूरी यूनिट ताली बजाने लगी। फिल्म ठीक ठाक चली, पर संजय को अब एक बड़ी हिट चाहिए थी, एक दमदार वापसी। तभी 4 ऐसे लोग एक जगह आए जो अपनी जिंदगी बदलने को बेताब थे। ये लोग थे महेश भट्ट, जिनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं, कुमार गौरव, जिनका करियर लव स्टोरी के बाद ढल रहा था, सलीम खान 1990 के दशक में जब बॉलीवुड में एक नई लहर आई थी जो जावेद अख्तर से अलग होकर खुद को फिर साबित करना चाहते थे, और संजय दत्त, जिन्हें अपनी इमेज दोबारा बनानी थी। महेश भट्ट 2 सौतेले भाइयों पर कहानी लिख रहे थे। कुमार गौरव ने फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला किया। सलीम खान ने स्क्रिप्ट संभाली। कास्टिंग में संजय और कुमार गौरव दोनों को ही लीड रोल मिले, लेकिन कुमार गौरव के फादर राजेंद्र कुमार इससे खुश नहीं थे, क्योंकि संजय का किरदार दमदार था और फिल्म में मरता भी था। पर कुमार गौरव ने दोस्ती निभाई और संजय को साथ लेकर फिल्म बनाने पर अड़ गए, और फिल्म का नाम रखा गया नाम। इसमें संजय ने विक्की का किरदार निभाया, एक ऐसा नौजवान जो जिंदगी की राह भटक कर दुबई में ड्रग्स के धंधे में फंस जाता है। ये रोल संजय की असल जिंदगी का आईना सा था। फिल्म का म्यूजिक रिलीज से पहले ही गूंज गया। खासकर पंकज उदास की गजल चिट्ठी आई है बहुत हिट हुई। सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, हर जगह यही गीत बजने लगा। 12 सितंबर 1986 को नाम फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट बन गई। लोगों ने संजय दत्त को पहली बार एक सशक्त अभिनेता के रूप में देखा। उनका आत्मविश्वास लौट आया और अब संजय दत्त साबित करने के लिए तैयार थे कि ये वापसी महज एक किस्मत का खेल नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और नई जिंदगी की शुरुआत है। कॉलेज के दिनों से शुरू हुई ट्रेजेडीज, नशे की लत, टूटते रिश्ते और शानदार कमबैक, इन सब ने मिलकर संजय दत्त को एक कल्ट आइकॉन बना दिया। उनकी पर्सनैलिटी, लंबे बाल, दमदार बॉडी और रॉ एटीट्यूड ने उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। इस बीच उनका नाम कई एक्ट्रेसेस से जुड़ता रहा। फिलीपींस की एयर होस्टेस से बनी एक्ट्रेस किमी कार्टर भी इनमें से एक थी, लेकिन ये रिश्ते पल भर के मेहमान साबित हुए। इसी हलचल भरी जिंदगी में एक दिन आई ऋचा शर्मा, न्यूयॉर्क में पली बड़ी और देवानंद जी द्वारा हम नौजवान फिल्म में लॉन्च की गई एक सीधी सादी, मजबूत और जमीन से जुड़ी लड़की। संजय उनसे 1985 में मिले और पहली ही मुलाकात में ऋचा ने उनका दिल जीत लिया। संजय को लगा ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी, वो जो नाम, पैसों या ग्लैमर के पीछे न भागे। संजय ने शादी का मन बना लिया, लेकिन बस एक शर्त के साथ, ऋचा को फिल्मों से दूरी बनानी होगी। ऋचा ने बिना बहस ये बात मान ली। अक्टूबर 1987 में न्यूयॉर्क में दोनों की शादी हुई। शादी में नरगिस जी की एक तस्वीर रखी गई थी और सुनील दत्त के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। उन्हें लगा कि अब संजय की जिंदगी आखिरकार पटरी पर आ रही है। शुरुआत में घर में खुशियां थीं। ऋचा गृहस्थी में रम गई और संजय काम में। 10 अगस्त 1988 को उनकी बेटी त्रिशाला जन्मी, मगर कुछ ही महीनों बाद किस्मत ने फिर करवट बदली। ऋचा को लगातार तेज सिर दर्द रहने लगा। जांच हुई तो पता चला उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, यानी कैंसर, वही बीमारी जिसने कभी नरगिस जी को छीन लिया था। ऋचा को इलाज के लिए उसी अस्पताल में ले जाया गया जहां कभी नरगिस जी का इलाज हुआ था। संजय शुरुआत में उनके साथ रहे, लेकिन शूटिंग के कारण उन्हें बार बार मुंबई आना जाना पड़ता था। उनकी बहन प्रिया न्यूयॉर्क में रहकर ऋचा का पूरा ख्याल रख रही थी। संजय को अपनी छोटी बच्ची की याद हर दिन सताती थी। इधर करियर भी रोलर कोस्टर पर था। 1988 में फिल्म कब्जा छोड़ बाकी फिल्में औसत रहीं। 1999 आते आते 3 नए सितारे चमक कर सामने आ चुके थे, आमिर, सलमान और शाहरुख। संजय खुद को पीछे छूटता महसूस करने लगे। हथियार को छोड़कर उनकी कोई फिल्म दम नहीं दिखा पाई। असफलताओं, पत्नी की बीमारी और दूरी, इन सब ने मिलकर संजय को फिर से पुराने अंधेरों की ओर धकेल दिया। पार्टीज, शराब और अफेयर्स की चर्चाएं फिर हवा में तैरने लगी। अमृता सिंह, एकता, अनु अग्रवाल तक के नाम उनसे जोड़े जाने लगे। इसी बीच उनकी को स्टार माधुरी दीक्षित के साथ रिलेशन की खबरें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। दोनों एक
एक साथ में कई फिल्मों में काम कर रहे थे, जैसे थानेदार, साजन और खलनायक। साजन में संजय ने एक अपाहिज कवि का किरदार निभाया था, गहरी भावनाओं वाला, जो अपने भाई यानी सलमान खान के लिए अपना प्यार छोड़ देता है। फिल्म सुपरहिट हुई और यही संजय के करियर का असली टर्निंग पॉइंट बना। उनके लंबे बालों वाला लुक हर युवा की पहली पसंद बन गया। इसके बाद सड़क और साजन की बैक टू बैक सक्सेस ने संजय को एक बार फिर बॉलीवुड की टॉप लीग में खड़ा कर दिया, जहां वे पहले से ज्यादा चमक के साथ वापस लौटे थे। उधर ऋचा का भी कैंसर अब ठीक हो चुका था, लेकिन इधर संजय और माधुरी की नजदीकियों की खबरें उस समय पूरे बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुर्खी बन चुकी थी। यहाँ तक कि यह अफवाहें उड़ने लगी थी कि दोनों शादी करने वाले हैं। इसी दौरान दोनों एक और फिल्म कर रहे थे, साहिबान। उस फिल्म के डायरेक्टर रमेश तलवार याद करते हुए कहते हैं कि संजय सेट पर माधुरी के आसपास मंडराते रहते थे, खुलेआम आई लव यू बोल देते थे, जैसे दुनिया में और कुछ मायने ही न रखता हो। लेकिन यह सारी बातें हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में मौजूद ऋचा शर्मा तक भी पहुंच रही थी। अपनी शादी बचाने की आखिरी कोशिश में अक्टूबर 1992 में ऋचा अपनी बेटी त्रिशाला को लेकर मुंबई लौट आई। उन्हें उम्मीद थी कि संजय उन्हें देखकर पिघल जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। संजय एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचे। घर में भी उनका रवैया बेहद ठंडा था। ऋचा को समझते देर न लगी कि यह रिश्ता अब सिर्फ कागजों में बचा है। महज 15 दिन मुंबई में रहकर वे टूटे दिल के साथ फिर न्यूयॉर्क लौट गईं। साल 1993 की शुरुआत में संजय ने तलाक के कागज अदालत में डाल दिए। ऋचा का दर्द बढ़ गया, खासकर इसलिए क्योंकि अब बेटी त्रिशाला की कस्टडी को लेकर दोनों के बीच कड़वाहट खुलकर सामने आने लगी थी। और तभी किस्मत ने दोबारा वार किया। ऋचा को कैंसर फिर से हो गया। इधर संजय अपनी निजी जिंदगी के बिखरते टुकड़ों को समेट ही रहे थे कि एक ऐसा धमाका हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। 9 अप्रैल 1993 मुंबई पुलिस ने अचानक संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया। चार्ज भी मामूली नहीं, टाडा एक्ट यानी आतंकवाद से जुड़े मामलों में इस्तेमाल होने वाला सबसे सख्त कानून। पुलिस का दावा था कि संजय के घर से AK-56 राइफल और कारतूस बरामद हुए हैं और ये हथियार ठीक उन्हीं हथियारों के जाल से जुड़े हुए थे जिनका इस्तेमाल मुंबई सीरियल ब्लास्ट में हुआ था। संजय दत्त पर पुलिस ने सीधा आरोप लगाया, आप मुंबई बम धमाकों की साजिश में शामिल हैं, और यहीं से उनकी जिंदगी का नया काला सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। तो ये थी कहानी संजय दत्त की। अब आप कमेंट में बताइए कि आप संजय दत्त को क्या मानते हैं, एक हीरो या फिर एक विलेन? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।